तसव्वुर करें एक ऐसे क्रिप्टो इकोसिस्टम का जिसके पास 2,58,000 से ज्यादा एक्टिव ग्लोबल वॉलेट्स मौजूद हैं। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। लेकिन जब हम ऑन चेन डेटा देखते हैं तो रोजाना मार्केट में सिर्फ 39,500 टोकन्स रिलीज हो रहे हैं। सही। अगर थोड़ा सा भी मैथ लगाया जाए ना तो ये मैथमेटिकली एक टिकिंग सप्लाई क्रंच टाइम बॉम्ब लगता है। ओ डेफिनेटली। लेकिन यहाँ सबसे हैरानी की बात यह है कि मार्केट में हर कोई सिर्फ एक ही लफ्ज रट रहा है और वो है वी बूस्ट। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है ये। अक्सर लोगों को लगता है कि CES टोकन की पूरी यूटिलिटी यानी इसकी सारी कहानी सिर्फ इस एक फीचर के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एग्जैक्टली तो आज के इस तफसीली जायजे में हम हुड ओपन करने वाले हैं। आज हम विस्ट्री इकोसिस्टम के वाइट पेपर्स, ऑन चेन डेटा और इनके रोड मैप्स को ब्रेक डाउन करेंगे। जरूरी भी है। मकसद ये समझना है कि CES को सिर्फ एक सिंगल यूटिलिटी टोकन क्यों नहीं समझा जा सकता और ये मल्टी इंजन अप्रोच दरअसल किस तरह काम करती है। बिल्कुल सही पॉइंट है। और यहाँ शुरू में ही ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आज की इस गुफ्तगू का मकसद कोई प्राइस प्रेडिक्शन या फाइनेंशियल एडवाइस देना नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। क्रिप्टो स्पेस में तो हाइप रोज बनती है और टूटती है। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इसके डिजाइन, मैकेनिक्स और एग्जीक्यूशन पर है। सही। क्योंकि देखें, अगर आप इकोसिस्टम की इंजीनियरिंग को नहीं समझते ना तो आप प्रैक्टिकली अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ये हुई ना बात। चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। एक मिसाल से शुरू करते हैं। अच्छा, बताएं। तसव्वुर करें एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस गाड़ी का। अब लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ घूमते हुए पहिए देखते हैं जो इस केस में वी बूस्ट है। सही, उन्हें बस वही नजर आ रहा होता है। हाँ, लेकिन असल ताकत तो इंजन, फ्यूल सिस्टम और ट्रांसमिशन के मिलकर काम करने में होती है ना। इस इकोसिस्टम में CES असल में वो फ्यूल है यानी ईंधन। और विस्टोरी के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स अलग अलग इंजन्स हैं। एग्जैक्टली तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जो डेटा सबसे पहले हिट करता है। किसी भी इकोसिस्टम में प्रोडक्ट्स तब तक काम नहीं करते जब तक उनके पास यूजर्स ना हो। बिल्कुल, कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम सबसे बड़ा मसला होती है नए प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी जीरो से यूजर्स लाना। सही कह रहे हैं आप। लेकिन दस्तावेजात बताती हैं कि विस्टोरी इकोसिस्टम कोई कल का बना हुआ नया मीम कॉइन नहीं है, इसकी एक प्रॉपर लेगेसी है। सही पॉइंट उठाया आपने। ये प्रैक्टिकली जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा। इसकी हिस्ट्री फोर्स कॉइन से शुरू होती है। अच्छा। जिसने अपने पीक पर $22 का मार्क हिट किया था। फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हॉली चेन में इवॉल्व हुआ। वहां इसकी क्या कारकर्दगी थी? वहां ये कोई $11 तक गया और इवेंचुअली व्हेलबिट CES के फेज में आकर इसने $7 से $8 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड किया। ओ वाओ, मतलब इनका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ, लेकिन इस हिस्ट्री का मकसद पिछली प्राइसेस को देखकर खुश होना नहीं है। असल गेम ये है कि इस पूरे सफर ने उन्हें 2,58,000 से ज्यादा वॉलेट होल्डर्स की एक बेस दे दी है। सही, यानी उनके पास पहले से लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। जब इकोसिस्टम का कोई नया फीचर लॉन्च होगा तो इनके पास पहले से एक ऐसी कम्युनिटी मौजूद है जिसने इस सफर में उनका साथ दिया है। ये बहुत अहम बात है। और इन नंबर्स को जब हम टोकनॉमिक्स के साथ मैप करते हैं तो पिक्चर और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो कैसे? देखें, टोटल सप्लाई इनकी हमेशा के लिए 422.37 मिलियन टोकन्स पर कैप्ड है, यानी कोड के मुताबिक इससे ज्यादा टोकन्स बन ही नहीं सकते। सही। लेकिन टोटल सप्लाई से ज्यादा अहम तो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है ना। डेटा कहता है कि 5 साल के लॉकअप पूल में लगभग 61.38 मिलियन टोकन्स हैं। हाँ, और 4 साल वाले पूल में 8.56 टोकन्स महफूज हैं। एग्जैक्टली अब यहाँ एक आम यूजर के लिए इस लॉकअप को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये नंबर्स मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, जब डेवलपर्स टोकन्स को लॉक करते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि उन पर एक लीनियर वेस्टिंग मॉडल लागू हो गया है। लीनियर वेस्टिंग थोड़ा आसान लफ्जों में बताएं। इसका आसान मतलब ये है कि टीम या अर्ली इन्वेस्टर्स अपने टोकन्स को एक साथ मार्केट में डंप नहीं कर सकते। अच्छा, यानी एक साथ बेच नहीं सकते। बिल्कुल। एक स्ट्रिक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल के तहत थोड़े थोड़े टोकन्स रिलीज होते हैं।
अगर हम विस्टरी के एंड पूल्स का मैथ करें तो रोजाना सिर्फ 39,500 टोकन्स अनलॉक होकर मार्केट में आते हैं। सिर्फ 39,000? हाँ, ग्लोबल क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट वाकई बहुत क्रूशल है। इसको इस तरह समझने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी बहुत बड़े स्टेडियम में एक आलमी सतह का कॉन्सर्ट हो रहा हो। सही मिसाल है। बाहर लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं, कम्युनिटी रेडी है, लेकिन मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि टिकट काउंटर से रोजाना सिर्फ 39 टिकट्स ही फरोख्त होंगे। तो लोग ऑब्वियसली लाइन में लगे रहेंगे। हाँ, लेकिन सप्लाई कतरे कतरे करके आ रही है। इस सिचुएशन में सिंपल इकोनॉमिक्स ये कहती है कि जब डिमांड फिक्स्ड हो या बढ़ रही हो और सप्लाई इस तरह चोक्ड हो तो मैथमेटिकली एक शदीद किल्लत पैदा हो जाती है, जिसे हम सप्लाई क्रंच कहते हैं। एग्जैक्टली। और ये सप्लाई क्रंच उस वक्त एग्रेसिव हो जाता है जब टोकन के अंदर यूज केसेस एक्टिव होते हैं। अगर लोग मार्केट में टोकन बाय करने जाएंगे और एक्सचेंज पर ऑर्डर बुक में उतने टोकन्स अवेलेबल ही नहीं होंगे तो लिक्विडिटी का तवाजुन हिल जाएगा, है ना? बिल्कुल हिल जाएगा। लेकिन यहाँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। वो क्या? सप्लाई कितनी भी कम क्यों ना हो, अगर किसी को टोकन चाहिए ही नहीं तो कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डिमांड पैदा करना सबसे मुश्किल काम होता है। और यहीं पर वी बूस्ट एंटर होता है, जिसने सारी अटेंशन ग्रैब की हुई है लोगों की। हाँ, उसी का हवा बनाया हुआ है सबने। रोड मैप के मुताबिक वी बूस्ट एक आने वाली NFT और पार्टिसिपेशन लेयर है। इसमें बेसिक और प्रो टियर्स हैं जिन्हें क्रॉस करना होता है। सही। जो स्पेसिफिक डेटा हमने एनालाइज किया उसके मुताबिक अगर सिर्फ 10,000 यूजर्स लेवल 1 से प्रो लेवल 10 तक जाना चाहें तो हर यूजर को 43,490 स्टेबल वैल्यू यूनिट्स की जरूरत होगी। सही कैलकुलेशन है। थोड़ा इस स्टेबल वैल्यू यूनिट के कॉन्सेप्ट को अनपैक करते हैं। ये एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टोकन्स तो नहीं है, राइट? नहीं, एग्जैक्टली। स्टेबल वैल्यू यूनिट्स एक बहुत स्मार्ट इकोनॉमिक डिजाइन है। कैसे काम करता है? इसका मतलब ये है कि टियर अपग्रेड करने की कॉस्ट एक फिक्स्ड डॉलर वैल्यू में आती है, ना कि फिक्स्ड CS टोकन अमाउंट में। अच्छा, यानी डॉलर की टर्म्स में पैग किया हुआ है। हाँ, मिसाल के तौर पर अगर अपग्रेड की कॉस्ट $100 है और CS टोकन की प्राइस $1 है तो यूजर को 100 टोकन चाहिए होंगे। सही। लेकिन अगर टोकन की प्राइस गिरकर 50 सेंट्स हो जाती है तो उस यूजर को मार्केट से 200 टोकन्स खरीदने पड़ेंगे ताकि वो अपना $100 की वैल्यू पूरी कर सके। ओह वाओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना? ये मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली तब मार्केट से ज्यादा टोकन्स एब्जॉर्ब करता है जब प्राइस नीचे होती है, जो डाउनवर्ड प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने में बहुत मदद देता है। लेकिन वेट एक मिनट, मुझे आपको यहाँ रोकने दें। पेपर पर तो ये मैथ बहुत ब्रिलियंट लग रहा है। हाँ, ऑन पेपर तो है। 10,000 यूजर्स का फिगर अगर हम अप्लाई करें तो करोड़ों टोकन्स की डिमांड क्रिएट होती है, जबकि रिलीज सिर्फ 39,000 रोजाना है। लेकिन क्या ये एक व्हाइट बोर्ड फैंटेसी नहीं है? आपका इशारा किस तरफ है? मैं सोच रही थी कि अगर हम रियलिटी को देखें, हिस्ट्री ऐसी रोड मैप से भरी पड़ी है जहां यूजर्स कभी आए ही नहीं। अगर सारा रिलाइज सिर्फ इस एक वी बूस्ट प्रोग्राम पर है तो क्या ये इकोसिस्टम का डिजाइन बहुत खतरनाक और फ्रिजाइल नहीं हो जाता? बिल्कुल। अगर कल को मार्केट का ट्रेंड बदल जाए और लोग इन टियर्स को अपग्रेड करना ही छोड़ दें तो गाड़ी का ये अकेला इंजन तो फेल हो जाएगा ना। ये सबसे वैलिड क्रिटिसिज्म है जो इस मॉडल पर किया जा सकता है। एक सिंगल सोर्स से आने वाली डिमांड हमेशा वल्नरेबल होती है, कमजोर होती है। सही। और दरअसल जब हम इनके मुकम्मल दस्तावेजात को एनालाइज करते हैं ना तो क्लियर होता है कि टीम इस वल्नरेबिलिटी से वाकिफ है। अच्छा, उन्होंने क्या हल निकाला है इसका? यही वजह है कि प्रोजेक्ट सिर्फ वी बूस्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। उन्होंने बकायदा एक मल्टी इंजन मॉडल डिजाइन किया है। ओ, यानी और भी इंजन्स हैं? बिल्कुल। अगर एक इंजन स्टॉल हो जाए या रफ्तार पकड़ ना सकी तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स उस मोमेंटम को कैरी कर लेते हैं। तो फिर इन दूसरे इंजन्स की एनाटॉमी को समझते हैं। अगर वी बूस्ट सिर्फ अटेंशन और गेमिफिकेशन के लिए है तो बाकी इंजन्स क्या कर रहे हैं? रोड मैप में जो अगला बड़ा नाम है वो है वी एकेडमी। वी एकेडमी, ये क्या है? ये एक Web3 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बताया गया है दस्तावेजात में। लेकिन फ्रैंकली मैं ये सोच रही हूँ कि तालीम का टोकन की ट्रेडिंग वॉल्यूम या डिमांड से क्या डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है? अगर सरफेस लेवल पर देखें तो लगता है कि कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डीप है।
वजाहत करें थोड़ी। देखें, वेब3 का सबसे बड़ा हर्डल है कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी पेचीदगी। एक आम यूजर के लिए क्रिप्टो वॉलेट सेटअप करना, सीड फ्रेसेस संभालना, गैस फीस को समझना, ये सब बहुत डरावना होता है। हाँ, ये तो है। आम आदमी तो घबरा जाता है इस सबसे। तो वीट एकेडमी इस गैप को ब्रिज करने के लिए बनाई गई है। ये सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ने की जगह नहीं है, इसमें लर्निंग को गेमिफाई किया गया है और सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं। अच्छा। जब एक नया यूजर इस फनल से गुजरता है तो वो सिर्फ सीख नहीं रहा होता, वो एक्चुअली इकोसिस्टम के अंदर ऑन बोर्ड हो रहा होता है। ओह, आई सी। सो इट्स बेसिकली एन ऑनबोर्डिंग इंजन। तालीम उनको प्लेटफॉर्म पर लाती है और रिटेंशन बिल्ड करती है। एग्जैक्टली। और यहाँ एक अहम पॉइंट ये भी है कि इसका MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पहले ही लाइव हो चुका है। सही। और शायद 2026 के बाद में लॉन्च की बातें भी हो रही हैं इसकी। हाँ बिल्कुल। लेकिन चलिए फर्ज करें यूजर सीख गए, उनके पास नॉलेज आ गई, पर एक थ्राइविंग डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए सिर्फ सीखना तो काफी नहीं होता ना। सही बात है। उन्हें वो नॉलेज और कैपिटल कहीं ना कहीं खर्च करना होगा। ये बात हमें इनके कॉमर्स और ट्रेडिंग लेयर्स की तरफ ले जाती है। बिल्कुल। और ये हमें सीधा वी प्लेस और वीडेक्स की तरफ लाता है। वी प्लेस, ये इनका मार्केट प्लेस है। हाँ, वी प्लेस इनका NFT मार्केट प्लेस है। लेकिन यहाँ NFT का मतलब सिर्फ कोई डिजिटल आर्ट पीस खरीद कर रख लेना नहीं है। हाँ, क्योंकि पूरा क्रिप्टो मार्केट जानता है कि सिर्फ तस्वीरें बेचने वाले मार्केट प्लेसेस का वॉल्यूम अब तकरीबन डेड हो चुका है। सही कह रही हैं। तो वी प्लेस इनमें गेमिफाइड ऑक्शंस और डिजिटल ओनरशिप सर्टिफिकेट्स पर फोकस कर रहा है। अच्छा, इसमें CES का क्या रोल है? इन ऑक्शंस के अंदर एक कैच है। जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बिड लगाते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस में CES टोकन ही इस्तेमाल होता है। इसको एक दूसरी मिसाल से क्लियर करते हैं। हाँ। इस मॉडल को देखकर लगता है कि ये लोग सिर्फ एक थीम पार्क नहीं बना रहे जहां लोग एक राइड लेकर वापस चले जाएं। हाँ। ये एक मुकम्मल वर्चुअल शहर बसाने की कोशिश लग रही है। थीम पार्क शायद वी बूस्ट हो सकता है, लेकिन उस शहर की जमीन पर जो मार्केट प्लेसेस बनेंगे वो वी प्लेस हैं। बहुत अच्छी एनालॉजी है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे शहर की लोकल करेंसी CES है। अगर मार्केट प्लेस में कोई वॉल्यूम आता है तो वो डायरेक्टली टोकन की मूवमेंट बन जाता है। सही मिसाल दिया आपने। और उस शहर में एक प्रॉपर बैंक या करेंसी एक्सचेंज की जरूरत भी होती है ना, जो इनका VDEX है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। DC। अपना डेक्स लॉन्च करने का डिसीजन तो बहुत अग्रेसिव लग रहा है। हाँ, यूजुअली प्रोजेक्ट्स दूसरी एक्सचेंजेस जैसे यूनिस्वैप वगैरह पर डिपेंड करते हैं, लेकिन अपना डेक्स बनाने का फायदा ये होता है कि टोकन सिर्फ वॉलेट्स में स्टेगनेंट नहीं पड़ा रहता। सही, वो लॉक हो जाता है। बिल्कुल, वो टोकन लिक्विडिटी पूल्स में लॉक होता है, डिफरेंट टोकन पेयर्स में ट्रेडिंग के लिए फ्यूल का काम करता है, और जो स्वैप फीस होती हैं वो इकोसिस्टम के अंदर ही रहती हैं। ओ, यानी वैल्यू बाहर लीक नहीं होती। एग्जैक्टली। ये अकेला इंजन टोकन की वेलोसिटी को ऐसी स्पीड दे सकता है जो वी बूस्ट या एकेडमी अकेले कभी नहीं दे सकते। लेकिन एक मिनट, दस्तावेजात में एक और इंजन का जिक्र है जिसने मुझे जेन्युइनली हैरान किया था। कौन सा? गुरुफन। इसको सोलाना ब्लॉकचेन पर एक मीम टोकन लॉन्च पैड बताया गया है जिसमें बॉन्डिंग कर्व्स और ऑटो डेक्स लिस्टिंग जैसी फीचर्स हैं। हाँ, गुरुफन बहुत यूनिक एंगल है इनका। अब देखें, मीम कॉइन्स को चाहे कोई कितना ही नॉन सीरियस क्यों ना समझे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनमें रिटेल ट्रैफिक और वॉल्यूम पुल करने की शदीद ताकत होती है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा टेक्निकल टर्म्स को क्लियर करें हमारे सुनने वालों के लिए। ये बॉन्डिंग कर्व्स क्या चीज होती है और एक आम यूजर इसे कैसे समझे? देखें, बॉन्डिंग कर्व एक्चुअली एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो टोकन की प्राइस तय करता है बिना किसी ट्रेडिशनल ऑर्डर बुक के। अच्छा, यानी नॉर्मल एक्सचेंजेस से मुख्तलिफ है। बिल्कुल। आम एक्सचेंजेस पर बायर्स और सेलर्स की बिड्स मैच होती हैं, तब प्राइस तय होती है। लेकिन बॉन्डिंग कर्व में जैसे जैसे लोग टोकन खरीदते जाते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैथमेटिकली उसकी सप्लाई कम करके कीमत ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी बढ़ाता जाता है। ओ, और ये सब ऑटोमेटेड होता है? हाँ, ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड होता है। गुरुफन पर जो भी नए टोकन्स लॉन्च होंगे उनकी लिक्विडिटी और पेयर्स CES के साथ बनाए जाएंगे। मतलब सोलाना की कम्युनिटी आएगी मीम कॉइन्स की स्पेकुलेशन करने, लेकिन बैकएंड पर वो प्रैक्टिकली CES टोकन का वॉल्यूम और लिक्विडिटी बढ़ा रही होगी। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करने वाला इंजन है। ये स्ट्रैटेजी वाकई इंटरेस्टिंग है।
हर इंजन का टारगेट यूजर अलग लग रहा है मुझे। एकेडमी बिगिनर्स के लिए हो गई, वी प्लेस ट्रेडर्स के लिए और गुरु फंड स्पेक्यूलेटर्स के लिए। बिल्कुल। लेकिन इनके रोड मैप का एक हिस्सा ऐसा है जो एम्बिशियस होने के साथ साथ थोड़ा खतरनाक भी लगता है। मैं मेटावी की बात कर रही हूँ, जो इनका मेटावर्स प्रोजेक्ट है। हाँ, मेटावी। मेटावर्स के कॉन्सेप्ट के साथ तो हमेशा थोड़ी कॉशन अटैच होनी ही चाहिए। क्यों? इसमें वर्चुअल इंटरैक्शंस और डिजिटल लैंड की बातें होती हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ग्लोबल लेवल पर मेटावर्स की मास एडॉप्शन अभी भी स्ट्रगल कर रही है। टेक्नोलॉजी उस लेवल पर सीमलेस नहीं हुई अभी। सही बात है, अभी लोगों ने उतना अपनाया नहीं है उसको। ताहम अगर विजिटरी इसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाता है तो मेटावी इकोसिस्टम का सबसे बड़ा सिंक होल बन सकता है। सिंक होल से क्या मुराद है आपके? मेरा मतलब है कि जब एक यूजर मेटावर्स में डिजिटल लैंड खरीदता है या वर्चुअल एसेट्स होल्ड करता है, तो उसके CSE टोकन्स उस डिजिटल प्रॉपर्टी के अंदर लॉक हो जाते हैं। अच्छा, यानी जो टोकन्स मार्केट में थे वो अब किसी की वर्चुअल दुकान या जमीन बन चुके हैं। एग्जैक्टली। और ये चीज उस सप्लाई क्रंच को एक नए लेवल पर पुश कर देती है, जिसका हम शुरू में जिक्र कर रहे थे। सही। और इन तमाम इंजन्स के दरमियान, चाहे वो एकेडमी हो, मार्केट प्लेस हो या मेटावर्स हो, एक बहुत ही अग्रेसिव मैकेनिज्म हाइड किया गया है जिसे ऑटो बर्न मैकेनिज्म कहा जा रहा है। हाँ, ये सबसे अहम हिस्सा है इसकी टोकोनॉमिक्स का। दस्तावेजात वाजे करती हैं कि इकोसिस्टम में स्ट्रिक्ट 25% बर्न पॉलिसी है। लेकिन ये काम कैसे करती है? सिर्फ टोकन उठाकर जला देना तो क्रिप्टो में बहुत कॉमन PR स्टंट है ना? देखें, ये PR स्टंट नहीं है, क्योंकि ये यूजेज पर कंडीशन बेस्ड है। कैसे? क्रिप्टो स्पेस में कैसे बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने बिलियंस ऑफ टोकन्स बर्न किए, लेकिन उनकी प्राइस वैसी की वैसी रही, क्योंकि बर्न और डिमांड का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं था। सही। तो यहाँ क्या अलग है? यहाँ कैच ये है कि इकोसिस्टम के प्लेटफॉर्म्स में ऑटो रीइन्वेस्ट और ऑटो अपग्रेड के ऑप्शंस डिफॉल्ट सेट होते हैं। अच्छा। अगर एक यूजर डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे अपना प्रॉफिट कैश आउट करना है और सिस्टम से एग्जिट लेना है, तो जब वो ये फीचर ऑफ करता है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीधा 25% एग्जिट टैक्स चार्ज करता है। 25%? ये तो बहुत हेवी पेनल्टी है एग्जिट करने पर। बिल्कुल है। ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक टूल है। ये पेनल्टी किसी डेवलपर के वॉलेट में नहीं जाती, बल्कि उसे हमेशा के लिए सप्लाई से बर्न कर दिया जाता है। ओह, यानी वो हमेशा के लिए खत्म। हाँ, इसे हम टेक्निकल जबान में डिफ्लेशनरी फ्लाईव्हील कहते हैं। सही। एक तरफ इकोसिस्टम में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, दूसरी तरफ लोग अगर सिस्टम छोड़ने की कोशिश करते हैं तो रिमेनिंग सप्लाई परमानेंट बेसिस पर कम होती जाती है। ये उन लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट करता है जो इकोसिस्टम के अंदर एक्टिव रहते हैं। मतलब फियाट इकोनॉमी का बिल्कुल उलट। वहां हमेशा इन्फ्लेशन होती है, पैसे की सप्लाई बढ़ती है। यहाँ मैथमेटिक्स रिवर्स में काम कर रही है। एग्जैक्टली। ये सारी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर सुनने में बिल्कुल यूटोपिया लगता है, एक परफेक्ट दुनिया। लेकिन अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पर वापस आते हैं। आए, बिल्कुल। रोड मैप पर ड्रॉ किए गए खूबसूरत नक्शे और एक्चुअल कोडिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक यूजर जो इस डेटा को देख रहा है, उसे कैसे पता चलेगा कि इसमें से क्या सच में लाइव है और क्या सिर्फ आने वाले वक्त के ख्वाब हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो हमें ड्रॉ करनी है। विजन और रियलिटी में फर्क होता है। सही। रियलिटी ये है कि ऑन चेन मैट्रिक्स बता रहे हैं कि वॉलेट्स और सप्लाई क्रंच रियल हैं। वी एकेडमी का बेसिक MVP फेज ग्राउंड पर मौजूद है। लेकिन बाकी चीजों का क्या? हाँ, जब हम वी बोस्ट, वी प्लेस, वी डेक्स, गुरु फन और खासतौर पर मेटावी की बात करते हैं, तो इन पर अभी कमिंग सून या इन डेवलपमेंट का टैग लगा हुआ है। सही। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि क्रिप्टो में असल मैट्रिक मार्केटिंग नहीं होती, बल्कि एग्जीक्यूशन होती है। एग्जैक्टली। मैं भी यही सोच रही थी कि अगर इंजन फैक्ट्री में ही पड़ा रहे तो कार रेस थोड़ी जीत सकती है। प्रिसाइसली। असल वैल्यू तब तय होगी जब ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली कोड होंगे, लाइव किए जाएंगे, लोग इन्हें बग फ्री एक्सपीरियंस करेंगे और सबसे बड़ी बात, ये प्लेटफॉर्म्स आपस में एक सीमलेस एक्सपीरियंस देंगे। बिल्कुल। टोकेनॉमिक्स कितनी ही ब्रिलियंट क्यों ना हो, हाइप किसी प्रोजेक्ट को 1 या 2 साइकिल से ज्यादा जिंदा नहीं रख सकती। अडॉप्शन और एग्जीक्यूशन ही अल्टीमेट ट्रूथ है यहाँ। बहुत खूब। तो इस तफसीली डीप डाइव का खुलासा ये निकलता है कि अगर CES टोकन को सिर्फ वी बोस्ट की एक सिंगल लेंस से देखा जाए तो ये एक अधूरी कहानी है। हाँ, तस्वीर का एक रुख है बस।
प्रोजेक्ट एक्चुअली एक मल्टी इंजन इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां CES वो ईंधन है जो तालीम, कॉमर्स, डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग और शायद कल के मेटावर्स को आपस में जोड़ दे। सही फरमाया। एक ऐसी स्ट्रक्चर डिजाइन की गई है जहां मल्टीपल सोर्सेज टोकन पर वॉल्यूम और लॉकअप प्रेशर जनरेट करें, जिसकी वजह से किसी एक इंजन के फेल होने पर पूरा सिस्टम क्रैश न करे। बिल्कुल, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को समझने के बाद एक बहुत अहम सोच पैदा होती है जो शायद आने वाले वक्त में डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स को देखने का हमारा नजरिया बदल सकती है। वो क्या? देखिए, एक गाड़ी में जितने ज्यादा इंजन्स लगाए जाएंगे, उसे मेंटेन करना और सिंक में रखना उतना ही पेचीदा हो जाएगा ना। बिल्कुल, कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी। अगर इनमें से कोई एक अहम हिस्सा वक्त पर एग्जीक्यूट ना हो सका, तो क्या बाकी प्लेटफॉर्म्स उस इम्बैलेंस को झेलकर इकोसिस्टम को सस्टेनेबल रख पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये कॉम्प्लेक्स मल्टी इंजन डिजाइन इसे वाकई इंडिस्ट्रक्टिबल बनाता है, या इसने स्ट्रक्चर को इतना भारी कर दिया है कि इसका अपना वजन ही इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाए? ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आने वाले वक्त में नजर रखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा।